गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने टॉपिक शुरुआत ले रहे हैं और वो हिंदी ग्रामर का टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। मित्रों, वर्णों से आप परिचित होंगे। आप लोगों को पता है कि हिंदी ग्रामर में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहला टॉपिक तो वो रहेगा स्वर और दूसरा रहेगा व्यंजन। मित्रों, वर्ण हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। अगर मैं बात कर लेता हूं स्वर की, स्वर किसे कहा जाता है, व्यंजन किसे कहा जाता है। बात कर लेते हैं स्वर की, जिस परिभाषा से आप लोग सभी परिचित हैं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु निर्बाध गति से बिना घर्षण से मुख विवर से बाहर निकल जाए वो स्वर कहलाती है। मित्रों, हिंदी ग्रामर में स्वरों की कुल जो संख्या होती है, हिंदी ग्रामर में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी? 11। लेकिन मित्रों एक बात और सुने, अगर मैं आपसे लोगों से पूछ लूं कि हिंदी ग्रामर में मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या, मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या होती है 10। अब मित्रों सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्वरों की कुल संख्या 11 हो गई, मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या हुई 10। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि वो ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। तो मित्रों सबसे पहले अपने मात्रा की दृष्टि के आधार पर बात कर लेता हूं मैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं स्वर लिख रहा हूं, पहला ए, आ, ई, बड़ा ओ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। तो ध्यान दें, अगर मैं बात करूं इनकी मात्राओं की, अगर मैं मात्राओं की बात कर लेता हूं तो थोड़ा सा ध्यान दें, सभी की मात्रा देख लेते हैं क्योंकि मात्रा की दृष्टि से स्वर कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले यहां से चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा होती है मित्रों ये, इसकी मात्रा ये हो गई, ए की मात्रा ये हो गई, छोटे ए की मात्रा ये हो गई। बात कर लेते हैं री की, तो ये मात्रा हुई, ऊ की मात्रा हुई, ये छोटा ऊ है, इसकी मात्रा रहेगी ये, बड़ी ई है, इसकी मात्रा रहेगी ये, और ये छोटी है, इसकी मात्रा रहेगी ये, और ये हो गया आ, जिसकी मात्रा होती है ये। तो सवाल उठता है मित्रों, इस ए की मात्रा कौन सी होती है? तो ध्यान दें, इस ए की मात्रा कुछ भी नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा की दृष्टि से स्वर हो गए 10, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए ए को उदासीन स्वर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है। ये मित्रों मात्रा की दृष्टि से थे, जिसमें स्वरों की कुल संख्या हुई 10। अब मैं बात कर लेता हूं स्वरों का वर्गीकरण। अगर स्वरों के वर्गीकरण की बात करें, स्वरों का वर्गीकरण, तो मित्रों स्वरों के वर्गीकरण में जो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं अपने, वो होगा उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर मैं इसकी बात करूं तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। उच्चारण का अगर मीन्स लूं मैं यहां पे, तो
मैं यूं कह सकता हूं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है उच्चारण काल। तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा हर्षव स्वर, पहला हो जाएगा हर्षव स्वर। अगर मैं बात करूं इसी के नंबर 2 की तो वो रहेगा दीर्घ स्वर। और अगर मैं इसके तीसरे टॉपिक की बात करूं तो वो रहेगा प्लुत स्वर। तो मित्रों अपने अब करने जा रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, और वो भी किसके आधार पर है? उच्चारण काल के आधार पर। पहला जो था वो है हर्षव स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर बोले हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले मित्रों बात कर लेते हैं हर्षव स्वर की। हर्षव स्वर को ही आप लोगों को पता होगा मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्षव स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर बात मैं कर लेता हूं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्षव स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उन्हें हर्षव स्वर कहा जाता है। हर्षव स्वरों की कुल संख्या 4 होती है, और वो होती कौन कौन सी है? देखिएगा, हर्षव स्वर में ए, उ, ए और री आते हैं। हर्षव स्वरों की कुल संख्या होगी 4, ए, ई, उ और री। मित्रों हर्षव स्वर के बारे में आप जान गए होंगे कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हर्षव स्वर कहा जाता है। हर्षव स्वर की संख्या हो गई 4, ए, ई, उ और री। और हर्षव स्वर को ही मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षव स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, और इसी को ही मूल स्वर कहा जाता है। तो मित्रों बात कर लेते हैं अब दीर्घ स्वर की। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हर्षव स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। मित्रों एक बार फिर बोल देता हूं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हर्षव स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर की जो कुल संख्या है, दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है, और वो होती कौन कौन सी है ये देख लें। आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सब दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं। और एक बात और बता दूं मित्रों मैं आपको, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस स्वर के नाम से? द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों बात कर लेते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर जो है, मैं कह सकता हूं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगे, उसे प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग
क्यों किया जाता है मित्रों? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति को दूर से बुलाने के लिए या पुकारने के लिए जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है वो प्लुत स्वर होता है। या यूं कह सकता हूं कि संस्कृत के मंत्र आदि का उच्चारण करते समय जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है वो भी प्लुत स्वर ही होता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है मित्रों? प्लुत स्वर। देखिए, अपने वर्ण विचार की शुरुआत की। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 है। मात्रा की दृष्टि से स्वर होते हैं 10। एक ऐसा स्वर जिसकी मात्रा नहीं होती वो है ए, जिसे उदासीन स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर जो है, अगर मैं इनके वर्गीकरण की बात करूं तो पहला वर्गीकरण आपके सामने है उच्चारण काल, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय के बारे में बताना हो वो उच्चारण काल है। पहला उच्चारण काल के आधार का स्वर, उसमें पहला होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे, ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर की जो कुल संख्या है मित्रों वो 7 होती है। और दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उच्चारण काल में पॉइंट नंबर 3 आया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को भी दूर से बुलाने के लिए, पुकारने के लिए किया जाता है। प्लुत स्वर संस्कृत के मंत्र आदि पढ़ने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण का पहला टॉपिक उच्चारण काल के आधार पर स्वर पूरा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। इसी के बाद आगे वर्ण विचार में जो स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है, जो वर्गीकरण अपने कर चुके हैं, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी अपने आगे करेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला स्वरों का वर्गीकरण जिसमें अपने कर चुके हैं उच्चारण काल के आधार पर कर चुके हैं अपने। अभी दूसरा टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वर्गीकरण का, उसमें करना है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिएगा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करूं तो कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ओष्ठाकृति के आधार पर
या होठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओष्ठाकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों आपको बता दें कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग होगा वृत्ताकार स्वर। कौन सा? वृत्ताकार स्वर। और दूसरा होगा अवृत्ताकार स्वर। ये किसके आधार पर है? ओष्ठाकृति के आधार पर है। पहला है वृत्ताकार स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वृत्ताकार स्वर की। तो वृत्ताकार स्वर में मित्रों इसमें वरित दिया हुआ है और इस वरित से आप परिचित हैं। गोल होता है। क्या होता है? गोल। तो अपने यूं कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाए, या यूं कह सकता हूं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल और होठ आगे की ओर निकल के आ जाए, उन्हें वृत्ताकार स्वर के नाम से जाना जाता है। और वृत्ताकार स्वरों की जो कुल संख्या है, वृत्ताकार स्वरों की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? देखिएगा। ये है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर की संख्या होगी 4। उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये क्या हो गए? वृत्ताकार स्वर हैं जिनकी संख्या होगी कुल 4। ओष्ठाकृति के आधार पर इसी में दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। मित्रों स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो 11 होती है। तो वृत्ताकार स्वर हो गए 4 और बाकी जो बचे वो रह गए 7। तो मित्रों अवृत्ताकार स्वरों की जो संख्या है वो 7 होती है। और होती कौन कौन सी हैं वो देखें। ए, आ, ई, बड़ी ई, री, ए और आई। 2, 4, 6 और 1 7। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या हो गई 7। एक बार फिर से देख लें। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग आपके सामने है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाए या फिर होठ आगे की ओर निकल कर आ जाएं। वृत्ताकार स्वर की संख्या 4 है जो आपके सामने है। फिर हुआ इसी का दूसरा टॉपिक अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर में होठों की आकृति गोल नहीं होती है। इनकी कुल संख्या 7 होती है जो है ए, आ, ई, री, ए और ऐ। देखिएगा स्वरों का वर्गीकरण है। पहला टॉपिक हो गया उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा हो गया ओष्ठाकृति के आधार पर, और अब अपने तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इतने में आप स्क्रीनशॉट लें। मित्रों स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर
जो अपने कर लिए। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अभी अभी हुआ है। एक बार फिर देख लें, ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति गोल हो जाए, और वृत्ताकार स्वरों की जो कुल संख्या वो 4 है। अवृत्ताकार स्वर, इनमें होठों की आकृति गोल नहीं होती है और इनकी कुल संख्या 7 होती है। तो आगे के क्रम को बढ़ाते हुए स्वरों का वर्गीकरण में आगे 3 नंबर टॉपिक रहेगा जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यह जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अक्सर पूछा भी गया है कि जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मित्रों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला होगा अग्रभाग। मित्रों, अपने जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर कर रहे हैं। पहला अग्रभाग है, दूसरा हो गया मध्य भाग, और तीसरा होगा पश्च भाग। ये लो मित्रों, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो सबसे पहले अपने यहां पर जी भी बना लेते हैं। ये लो मित्रों, जीभ का निर्माण हो गया। अब इसको मैं 3 भागों में बांट देता हूं। ये इसका अग्रभाग हो गया, लिख लेते हैं अग्रभाग। ये इसका है मध्य भाग, और ये इसका हो गया पश्च भाग। देखिएगा, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर हैं अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ये अपने जीभ है जिसका ये आगे का भाग अग्रभाग है, मध्य भाग है, पश्च भाग है। देखिएगा, सबसे पहले अग्रभाग है। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहता है, उसे अग्रभाग कहा जाता है। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के बीचों बीच का भाग या मध्य भाग कह सकता हूं सक्रिय रहता है, उसे मध्य भाग के नाम से जाने जाएंगे। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्च भाग, अंतिम भाग सक्रिय रहता है, उसे हम पश्च भाग के नाम से जानेंगे। तो मित्रों, परीक्षा में अक्सर यूं क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अग्र स्वर हैं, निम्न में से मध्य स्वर है, निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि जीवा की सक्रियता के आधार पर अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मित्रों, इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अग्र को अग्रीय के नाम से पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किस नाम से? अग्रीय के नाम से। अग्र भाग को अगर आप अग्रीय के नाम से पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इसी अग्रीय में अग्र भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं वो छिपे हुए हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं अग्रीय में। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, मात्रा हुई ई की, इसका मतलब दोनों ई इसमें है। फिर मात्रा हुई ए की, तो दोनों ए इसके अंतर्गत आते हैं। और एक हुआ रे,
तो ध्यान दीजिएगा, अग्र स्वर में ये 5 स्वर आते हैं। आप अग्र भाग को अग्रीय पढ़िएगा, दोनों ई, दोनों ए और रे अग्र भाग के अंतर्गत आएंगे। बात कर लेते हैं मध्य भाग की। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, जीभ का बिल्कुल बीचों बीच का भाग सक्रिय रहता है, उसे कहेंगे मध्य भाग। देखिएगा, ऐसा एकमात्र स्वर है जो जीभ के बिल्कुल बीचों बीच से बोला जाता है, मध्य भाग से बोला जाता है, और मित्रों वो है ए। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि जीभ की सक्रियता के आधार पर मध्य भाग का स्वर कौन सा होता है, तो वो होता है ए। ध्यान दीजिएगा, अग्र भाग के स्वर आपके सामने हैं, मध्य भाग का स्वर आपके सामने आ गया। संख्या हो गई 6। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य भाग पश्च भाग में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। मित्रों, अगर मैं बात करूं पश्च भाग की, तो पश्च भाग में कुल जो संख्या है वो देखिएगा 4, 5, 6, टोटल 6 हो गई, और कुल स्वरों की संख्या वो 11 होती है, तो 6 यहां पर हो गई। पश्च भाग में कुल संख्या बच गई 5। पश्च भाग में कौन कौन से स्वर आते हैं वो देख लीजिएगा। पश्च भाग में आ हो गया, पश्च भाग में दोनों ऊ आएंगे, पश्च भाग में ओ और औ आएंगे। देखिएगा, ये है पश्च भाग के स्वर जिनकी संख्या है 5। मध्य भाग का स्वर ए है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहां पर आ है पश्च भाग में। देखिएगा, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वर आपके सामने हैं जिसके 3 पार्ट हैं। पहला है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण जो है उसमें 3 पार्ट हो चुके हैं। उच्चारण काल के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब आपके सामने चौथा टॉपिक होगा अपना स्वरों का वर्गीकरण का ही, जो अपने आज शाम को लेकर आएंगे। मित्रों, आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसे आप अवश्य दबाएं ताकि अपना जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मित्रों, जय हिंद।